Hello, good morning, students. Welcome to this e-lecture on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. So, in the past lecture, we discussed the factors on which the color of the complex compounds depends, such as the number of electrons present in the complex, and then we discussed the another factor, that is nature of ligand, charge on the center metal ion, and we also discussed the transition series, effect of transition series on the color of the complexes, such as कि जो color of 3D, 4D, 5D series complexes, they are different despite the same number of electrons. So this we discussed in this lecture. And another factor was charge transfer spectra. ठीक है ना, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द crystal field splitting for different geometries. Okay, so how to determine the crystal field splitting for different geometries? For the convenience, this topic has been divided into following steps, which we are discussed today. A fixed position is assigned to the metal ion, ठीक है, and the position assigned is the origin of the Cartesian coordinates. Hence the orientation of the metal orbitals, they are fixed. ठीक है, तो मेटल आयन को हम सेंटर में मान लेते हैं किसी भी क्यूब के, और फिर बाद में हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स को हम डिस्कस करते हैं. The ligands are assigned such positions with respect to this Cartesian framework so that the complex of desired geometry is formed. Now we know that the ligands, they are negative point charges. So the lobes of the metal orbitals, they are directed in different directions. All the orbitals, then they are not repelled equally. The orbitals which are near the ligands, they are repelled more, whereas those who are farther away will be repelled less. So the orbitals, they are no more of equal energy and they split हो जाते हैं, और we can determine the position of the orbitals in order of increasing energy. ठीक है ना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो अप्लाइड पार्ट है, उसमें ये है कि हमें ये समझना है कि जो मेटल आयन के जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो लिगेंडों के द्वारा किस प्रकार से जो है वो स्प्लिटिंग होगी उनकी. तो अगर हम लिगेंड के द्वारा उत्पन्न फील्ड को हम स्फेरिकल मानते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री होती, तो जो मेटल आयन की जो ऑर्बिटल्स हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है अवस्थित होने पर भी इस फील्ड के द्वारा समान रूप से रिपल्ड होते हैं और उनकी डीजनरेसी बनी रहती है, यानी कि इनकी जो दे मस्ट हैव बीन ऑफ इक्वल एनर्जी के होते वो. अब चूंकि लिगेंड को तो हम नेगेटिवली चार्ज्ड मानते हैं, तो लिगेंड्स के निकट जो फील्ड कैपेसिटी है वो अधिक होती है और दूर जाने पे कम होती जाती है. तो देयरफॉर आपको हमने बताया कि लिगेंड के जो निकट वाले ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्प्लिट होते हैं, और जो थोड़ा दूर होते हैं वो ऑर्बिटल्स कम बल द्वारा जो है वो रिपेल्ड होते हैं. तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये ऑर्बिटल्स अब समान ऊर्जा के नहीं रह जाते और इनका विभाजन हो जाता है. ठीक है ना, और इन जो विभाजित कक्षक हैं उनकी स्थिति का निर्धारण उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के ऑर्डर में किया जाता है. तो व्हाट वी फाउंड इज दैट कि जो ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है उसको प्रभावित करने वाले दो मेन फैक्टर्स हैं. एक तो ऑर्बिटल्स की जो शेप है, दैट वी डिस्कस्ड इन द पास्ट लेक्चर्स, और लिगेंड्स की स्थिति यानी कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री. तो ये दो मेन जो है फैक्टर्स हैं जो कि कक्षकों की स्प्लिटिंग को, विभाजन को प्रभावित करते हैं. अब क्या होता है, जैसे 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 चेंज होता है, विद द चेंज इन ज्योमेट्री द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द लिगेंड्स इज बाउंड टू चेंज, है ना. तो कॉन्सिक्वेंटली द स्प्लिटिंग पैटर्न विल ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज. तो ज्योमेट्री में परिवर्तन जैसे होगा उसके साथ साथ ही लिगेंडों से धातु ऑर्बिटल्स की दूरी भी बदलती जाती है. तो भिन्न भिन्न ज्योमेट्रीज के लिए कक्षकों का विभाजन का क्रम भी भिन्न भिन्न पाया जाता है. ठीक है, तो
Now we in the coming lectures and today also we will discuss the crystal field splitting in octahedral, tetrahedral and square planar complexes, the geometries which are very common. ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन ज्योमेट्रीज हैं. ऑल दीज थ्री ज्योमेट्रीज दे मे बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्यूब. ठीक है ना? इन तीनों ज्योमेट्रीज को हम एक घन से प्राप्त कर सकते हैं. इफ द सेंटर ऑफ द क्यूब इज assumed to be the origin in which the metal is placed, then the three axes will pass through the center of the six faces of the cubes lying on the positive and negative sides of each axis. ठीक है ना? तो ज्योमेट्री कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कोई भी हो, हम धातु को एक घन के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं. ठीक है? और अब केवल जो है मतलब इस बिंदु को तो हमने फिक्स मान लिया है ना, मूल बिंदु यही है, ओरिजिन है ना, जिससे कि मेटल ऑर्बिटल्स की दिशा भी सुनिश्चित हो जाती है. अब केवल लिगेंड की स्थिति ही परिवर्तनशील रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉम्प्लेक्सेस की भिन्न भिन्न ज्योमेट्रीज प्राप्त होती है ना. तो इफ द लिगेंड्स आर प्लेस्ड जो है एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, देन वी गेट एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. If two opposite ligands are removed from an octahedral complex, say suppose lying on those z-axis, so then we are left with square planar figure in xy plane. So this is equivalent to say that a square planar geometry would be obtained if four ligands are placed on both sides of the x and y axis. और tetrahedron कैसे मिलेगा? It can be derived from the 4 out of 8 corners of a cube, such as that each of the 4 corner is trans to the remaining 3 corners. ये हम जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पिक्चर्स के बेसिस पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ठीक है? तो नाउ वी कम टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है? तो इमेजिन अ मेटल सेंट्रल मेटल ion cation on origin and 6 ligands on 3 axes at infinite distances from the metal. ठीक है? Here the 6 ligands are assumed to be on the axis because 6 equidistant points from origin constitute an octahedron. जो फिगर पे देखिए आप, ये यहाँ पे look at the figure 2.3. ठीक है? तो जब आपके ligands हैं, when they approach the metal to form a complex, d orbitals of the metals are repelled. जो dx square y square और dz orbitals हैं, the lobes of which are directed to the direction of approach of the ligand, they are repelled more than the dxy, dyz and dz orbitals as their lobes are directed between the axes. See on the figure. So to make the points clear, consider dx square y square and dxy orbitals, both of which they lie in the xy plane. देखिए फिगर पे देखिए. ठीक है? तो the 4 lobes of dx square y square orbitals they lie along the x and y axis, जबकि 4 lobes of dxy orbitals they lie between the 2 axes, which has been shown in the figure 2.4 A and B. You can see on the screen. ठीक है? Now as the ligands in octahedral complex they lie on the axis, 4 of them will occupy the position which has been shown in the figure on the screen. It is clear from the figure that dx square y square orbitals being nearer to the ligands will be repelled more than the dxy orbital. ठीक है? अब जो dzy xz orbital जो है, dxz orbital is in xz plane and dyz orbital जो है वो किस में है? yz plane में है. It has the same situation as the dxy orbital in the xy plane.
यानी कि lobes of all the three orbitals they lie in between the axis and hence they are equally but weakly repelled by the ligands constituting the octahedral fields. तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो डी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड ऑर्बिटल हैं दे विल बी डीजनरेट एंड आर ऑफ लोअर एनर्जी, इक्वल एनर्जी के होंगे, इक्वल लो एनर्जी के होंगे. ठीक है. It can also be shown that the dx square y square orbitals they are equally and strongly repelled by the ligands, and the dz square orbital hai, it is conveniently regarded as a linear combination of two others, that is dz square x square and dx square y square. ठीक है. So these two orbitals these two orbitals they have no independent existence, but dz square can be thought of as having the average properties of the two. ठीक है. And as the two orbitals they are similar to x square y square, the lobes will also be directed along the axis. Now the dz square y square it has its lobe directed along the z and x axis. The dz square orbital has larger fraction of its electron density concentrated along the z square. इस पे देखिए, सी फिगर पे देखिए dz square orbital की आपको this picture has been shown on the screen. The other lobes of the two orbitals which are oriented along the x and y axis they merge to form a torus electron density and they are commonly represented as a ring in the xy plane shown here on the figure. ठीक है. तो consequently क्या होगा, degeneracy of 5d orbitals disappears by splitting into a doubly degenerate system. What is that? dx square y square and dz square of higher energy. ठीक है, ये higher energy के हो जाएंगे, and a triply degenerate system constituting the orbitals dx square, dyz and dx square, dxz sorry, of lower energy as it has been shown here, which in the figure 2.2 which was shown earlier. So for octahedral geometry, dx square y square and dz square orbitals they are collectively designated as EG. ठीक है ना, EG बोलते हैं इनको, dx square y square and dz square को तो EG बोलते हैं, और जो dxy yz xy yd yz and dxz है उनको T2g बोलते हैं. ठीक है ना. So the energy difference between the T2g and EG orbitals is called as the crystal field splitting energy, or it is shown by डेल्टा ओ या 10 डी क्यू. ठीक है. तो इसको एक बार फिर आप देखिए. वी आर डिस्कसिंग दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. यदि हम केंद्र पे ये जो फिगर है इसको देखिए, सेंटर पे हम जो है मेटल आयन को माने और एक्सिस पे हम जो भी एक्सिस पे एक एक सभी बिंदुओं पे एक एक लिगेंड रख दिया जाए, तो जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की होगी. क्योंकि 6 कोनों वाली इस आकृति में क्या हो रहा है, 4 तिकोने फलक तो ऊपर की ओर हैं, एज यू कैन सी ऑन द फिगर 2.3, है ना, और जो 4 तिकोने फलक हैं वो नीचे की ओर हैं, तो कुल 8 आपके फेसेस बनते हैं, है ना. तो इस अष्टफल की ऑक्टाहेड्रन के 6 कोनों पे 6 लिगेंड्स एक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का निर्माण करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यस, अब इस ऑक्टाहेड्रल फील्ड के सेंटर पे मेटल आयन स्थित है. ठीक है. अगर अब ये नहीं होता, क्षेत्र नहीं होता, तो यानी कि मेटल आयन बिल्कुल सेपरेटली पृथक होता, है ना, तब तो हम कह सकते थे कि भाई जो मेटल ऑर्बिटल्स हैं, जो भी सेंट्रल मेटल आयन के 5 डी ऑर्बिटल हैं, उनकी ऊर्जा समान होती है ना. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और लिगेंड अपना जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उपयुक्त स्थान ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि मेटल डी ऑर्बिटल्स दे स्टार्ट गेटिंग रिपल्ड.
प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं। अब आपको ये पता है कि सभी ऑर्बिटल्स पे ये जो प्रतिकर्षण है समान रूप से नहीं लग रहा है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो लिगेंड्स की दिशा में पड़ने के कारण ज़्यादा प्रतिकर्षित होती हैं, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स पे कम प्रतिकर्षण लगता है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो एक्सिस के इन बिटवीन है ना होने के कारण, you can see on the screen here. So तो वो क्या है, लिगेंड से ज़्यादा दूर पर स्थित होती हैं तो कम प्रतिकर्षित होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम ज़्यादा इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम एक्स वाई एक्सिस पे स्थित है ना, आप स्क्रीन पे देखिए एक्स वाई एक्स एक्स और वाई एक्सिस पे स्थित 4 लिगेंडों द्वारा हम जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स पे लगने वाले प्रतिकर्षण पे हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। Here you can see in this figure. अब here, yes, I'm sorry, yes, ठीक है। तो ये दोनों कक्षक जो हैं एक्स वाई तल पे पड़ रहे हैं। अब डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो चारों पालियां हैं, चारों लोब्स हैं, वो एक्स और वाई अक्षों के बीच की और लंबाई में होती हैं, ठीक है ना। ए फिगर को देखिए आप। तो जबकि जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल हैं उसकी चारों लोब्स जो हैं वह इन दोनों एक्सिस के बीच में पड़ती हैं, इन बिटवीन दीज टू एक्सिस एक्स एंड वाई। ओके, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का ना जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें एक्स तथा वाई एक्सिस पर जो पड़ने वाले जो चारों लिगेंड को हमने इस फिगर ए एंड बी में दिखा दिया है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर्स दैट लिगेंड के निकट होने के कारण जो एक्स वाई वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हैं उसकी लोब्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल की तुलना में ज़्यादा बल से प्रतिकर्षित हो रही हैं ना। अब डी एक्स जेड ऑर्बिटल की तो डी एक्स जेड तल में होगी, डी वाई जेड कक्षक की जो लोब्स होंगे वो वाई जेड तल में होंगी, और एक्स वाई तो है ही, एक्स वाई तल में है ही। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो 6 लिगेंड्स के बीच में पड़ रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रॉम फिगर 2.5। तो इससे समान रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की तुलना में कम दुर्बल बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्सेस में एक्स वाई वाई जेड तथा डी एक्स जेड है ना, ये जो हैं इक्वल एनर्जी के, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो ये कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैं ये समान रूप से लेकिन ज़्यादा बल से प्रतिकर्षित होंगे, और जो डी एक्स जेड है ना, जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसको हम कन्वीनियंटली दो अन्य कक्षाओं जैसे कि डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन मान सकते हैं इसको, इन बिटवीन दीज टू, है ना। तो दिस इज आवर ओन फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का वैसे तो कोई फ्री एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, तो हमें मान सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इन दोनों कक्षकों के औसत गुण पाए जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों कक्षक जो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे होते हैं तो डी जेड स्क्वायर स्क्वायर की पालियाँ वो जेड और एक्स एक्स की ओर, जबकि डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो पालियाँ हैं यानी कि लोब्स जो हैं वो जेड तथा वाई एक्स की ओर दिशान्मुख होंगे ना, ओरिएंटेड होंगे। तो इन दोनों कक्षकों में जेड अक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, क्योंकि तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जेड अक्ष की दिशा में पाई जाती है। तो इन दोनों कक्षकों के एक्स और वाई अक्ष की ओर जो पालियां हैं वो आपस में मर्ज होके एक्स वाई तल में एक रिंग का वलय का निर्माण कर देती हैं, विच हैज़ बीन शोन हियर ऑन द extreme right corner of the screen.
ठीक है। तो इन दिस वे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो भाग में स्प्लिटेड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो डिजेनरेसी हैज़ बीन लिफ्टेड नाउ, इनकी डिजेनरेसी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इनको हम जो है सामूहिक रूप से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को तो ई जी से प्रदर्शित करते हैं, और जो शेष तीन कक्षक हैं उनको टी टू जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ऑन टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है, टी टी जी ई जी ऑर्बिटल्स के जो ऊर्जा डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, उसको हम सी एफ एस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसको 10 डी क्यू या डेल्टा ओ से भी हम प्रदर्शित करते हैं। सो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सी यू देयर।